हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आप सभी के लिए यूपीएसआई 2025 के लिए आप सभी के बीच में क्लास लेकर आ चुकी हूं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए और यूपीएसआई 2025 के लिए कमर कस लीजिएगा, है ना। जो लोग यूपी पुलिस में हैं उनका भी सपना था वर्दी में स्टार लगे हो हमारे, तो उनका भी सपना पूरा करने का टाइम आ चुका है। जो लोग सपने पर जी रहे हैं कि मैं पुलिस बन जाती या मैं पुलिस बन जाता, मैं एसआई बन जाती या मैं एसआई बन जाता, तो उनका भी सपना पूरा होने वाला है। 4543 पोस्ट के लिए एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। बहुत ही जल्द आपके उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड के द्वारा एग्जाम डेट घोषित भी कर दी जाएगी। तो इसलिए कमर कस लीजिएगा, है ना। और घटना चक्र की इन बुकों का हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी लोग पढ़ें। देखिएगा, घटना चक्र की इन बुकों से पढ़ के आप सिलेक्शन भी ले सकते हो, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि घटना चक्र आप एक महीने के अंदर पढ़ करके सारी सिलेक्शन लेने का सपना देख लो। तो थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आप हो सकता है ज्यादा टैलेंटेड हो तो 20 से 25 दिन में भी पढ़कर निकाल सकते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा टैलेंटेड से थोड़ा सा कम वाले हो, एवरेज वाले हो, तो आपको फिर 3 से 4 महीने लगने ही लगने, है ना। और भाई हम भी यही वाले हैं, 3 से 4 महीने वाले, है ना। हो सकता है 5 से 6 महीने वाले, क्योंकि सफलता संघर्ष मांगती है। हो सकता है आपका संघर्ष 5-6 साल का मांग ले, 5-6 महीने का मांग ले, है ना। तो आप शॉर्टकट ना अपना कर बुक का प्रयोग करें, बुक पढ़ें, है ना। केवल क्वेश्चन आंसर हल करने से भी जिंदगी में आप बहुत ऊपर नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ने की भी आवश्यकता है। तो घटना चक्र ने अपने साथ क्या किया, यूपीएसआई 2025 के लिए एक सामान्य अध्ययन सामग्री निकाली है, जिसमें मूल विधि और संविधान को अलग से दिया गया है। ये अलग बुक ही है पूरी तरह से, है ना। आपकी हिंदी की अलग है, रीजनिंग की अलग है, मैथ की अलग है, सब कुछ अलग है। जीएस की अलग है, सामान्य ज्ञान की अलग से है। ये तो इसमें केवल मूल विधि और संविधान है। बाकी तो अभी आपको यहाँ पर सामान्य ज्ञान की अलग है, सामान्य अध्ययन जिसको हम कहते हैं, तो सामान्य अध्ययन में कुछ पार्ट है। हाँ, लेकिन ये पार्ट बड़े अच्छे हैं। देखो, मूल विधि से केवल यूपीएसआई में 8 से 9 क्वेश्चन आ जाते हैं, और संविधान से यूपीएसआई 2025 के लिए भी मैं बता रही हूँ कि कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन। तो अगर 12 आते हैं, इधर 8 आते हैं, तो 20 क्वेश्चन यहीं से हो जाते हैं। बचे 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बच रहे हैं? 20 क्वेश्चन। इस 20 क्वेश्चन में बाकी जीएस है। बाकी जीएस में क्या है मैडम जी, आपकी और हिंदी हिंदी नहीं, हिंदी तो अलग से 40 क्वेश्चन के आते हैं। बाकी जीएस में आपकी हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है ना। इकोनॉमिक्स आपकी साइंस है, यूपी स्पेशल है, पर्यावरण या एनवायरमेंट है ना। और भी छोटी मोटी चीजें, स्टैटिक जीके वगैरह होता है, कौन कहाँ सा है। स्टैटिक जीके का एक वीडियो मैंने बताया था 2-2.5 घंटे का, और वो अरिहंत की बुक वाला। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो भाई जाकर के देख लेना, है ना। आरओ के पेपर में भी उससे सीधा प्रश्न आए थे, और यूपी ट्रिपल एससी पेट में भी सीधा प्रश्न आए थे, है ना। अभी पीसीएस का एग्जाम हुआ भाई, सीधा प्रश्न आपको देखने को मिला। हम ये नहीं कहते कि हमारी बुक से है ना, अरे बाबा हमारी अपनी कहाँ है, बुक से आए, केवल ये कह रहे हैं, है ना। तो ये भी नहीं कह रहे हमने पढ़ा रहे, हमने तो बुक ही पढ़ी है यहाँ पर। तो बुक पढ़ी है तो बुक आपको भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो कमर अब कस लीजिएगा। अगर वर्दी या आप स्टार चाहते हो अपने कंधों पर, तो आपको कमर कसनी पड़ेगी। तो बैठ जाइए कापी पेन लेकर के, है ना, और पढ़ने का इरादा बना लीजिएगा मजबूत थोड़ा सा। आज हम इस वाले सेशन पर बात करेंगे। देखो, मूल विधि का ऑलरेडी आपका प्लेलिस्ट बना है, तो प्लेलिस्ट पर प्ले करिएगा जाकर के। तो ये दोनों विषय आपको ऑलरेडी दो दो वीडियो पर करके बना दिए गए हैं, ठीक है। एक में आपके भारतीय दंड विधान तथा भारतीय न्याय संहिता, और एक में दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और इसके कुछ क्वेश्चन भी है, 100-150 जो भी है, 120 प्लस है, उनको भी करा दिया गया है। तो जाकर बढ़िया से देखो बैठ करके। आज हम केवल महिलाओं के बारे में बात करेंगे। 9 बच्चे, है ना, बच्चे एवं अनुसूचित जाति एवं सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान। क्योंकि बहुत लंबी क्लास हम बना ही नहीं पाएंगे। 50 से लेकर 92 पेज तक, लगभग 50 पेज का।
और 10 पेज पढ़ा दी जाए बहुत बड़ी बात होती है। कितने पेज? 10 पेज। क्योंकि यहाँ पर पढ़ाना है, कोई गाथा तो है नहीं कि बस रामायण की तरह शुरू किए, एक बार रेडियो को ऐंठ दिए तो लगातार बस बोलता रहेगा। भाई इंसान है ना, मशीन नहीं है। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। एक चीज देखो, मैं अपनी थोड़ी सी गर्दन इधर मोड़ी तो मुझे एक चीज दिख गई। यूपीएसआई में अगर सफलता पाना चाहते हो तो लूसेंट की एक आपकी वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान आती है संभावित प्रश्नों के लिए। ग्रीन कलर की आती है सब्जेक्टिव जीके है ना, जा करके भैया ले लेना दुकान से, है ना, और पढ़ना इसको, है ना। पीसीएस हो, आरओ हो, एमपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, या कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है। और क्या दिख रहा है भाई? बीपीएससी हो, और क्या दिख रहा है? एसएससी भी दिख गया है, या फिर आपका रेलवे या कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी हो, उसी में आ चुका है एसएससी में, सीडीएस हो, आरएएस आरटीएस हो, कुछ भी हो भाई, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन प्रश्न अच्छे खासे हैं, है ना। करना आप लोगों को हो सकता है मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगे, लेकिन पढ़ लेना तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, है ना। और इसके पेज है लगभग 660 पेज की है। कितने पेज की है? 660 पेज की। टोटल पेजों की बात की जाए तो 660 पेज लगभग दिख रहा है, ठीक है। तो 660 पेज, 610 पेज है, अच्छा ओके, 610 पेज की दिख रहे हैं ना। तो ये 610 पेज की आप इसको पढ़ सकते हो, है ना। यह 32,500 की एक बुक है, मतलब उतने क्वेश्चन है उसमें, उतने रुपए की नहीं है। या फिर घटना चक्र की पुनरावलोकन के एक समाहित करके, मतलब एक में करके दे दिया गया है, तो वो उसको भी पढ़ सकते हो। लेकिन लूसेंट की ग्रीन वाली बुक में ये है, जैसे हम लोग कहते हैं हर एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू करो, तो भैया कहाँ से करोगे? उसके लिए सोर्स भी तो होने चाहिए। अलग अलग कितनी बुक खरीदोगे? तो एक खरीद लो, लूसेंट की ग्रीन वाली मोटी सी। ये तो हमारे पास पुरानी अब और मोटी हो गई होगी। तो पढ़ना है तो कमर कस के पढ़ो, है ना। दिमाग की बत्तियों को जला लो, अब कुंद बुद्धि की तरह ना पढ़ो, आज पढ़े कल सो रहे हैं, आज पढ़े कल सो रहे हैं, ना पढ़ो भाई फिर, ना तो बेहतर होगा। आइए हम लोग चलते हैं आपके क्लास में, है ना, और यहाँ पर शुरू करते हैं आज की संविधान मूल विधि को, ठीक है। तो यहाँ पर है भाई, ये है देखो, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। महिलाओं, बच्चों एवं अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण। तो देखो, महिलाओं को अलग पढ़ाएंगे, बच्चों को अलग पढ़ाएंगे, अलग अलग ये सेशन होंगे भाई, एकदम सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों एवं अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान है ना। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना, गौर से सुनना, क्योंकि लंबी क्लासें, बहुत लंबी क्लासें लेना थोड़ा सा, मतलब अभी हाल फिलहाल क्योंकि बहुत ज्यादा तबीयत भी मेरी डाउन थी, पेपर भी थे, तो शरीर एकदम काम नहीं कर रहे हैं ना। तो छोटी छोटी क्लासें, केवल इस क्लास में महिलाओं के बारे में बात करेंगे, देखते हैं फिर भी ये लंबी क्लास हो जाएगी। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो महिला संरक्षण विधिक प्रावधान पहले यहाँ से शुरू करते हैं ना। क्लास कैसी लगेगी ये भी आप लोगों को कमेंट करते चलना है, अपने दोस्त मित्र तक चैनल के बारे में बताते चलना है, शेयर वगैरह करते चले आप लोग, इससे आपको और आपके दोस्त मित्रों को फायदा होगा। घटना चक्र की ये बुक है, आप सभी लोगों को बार बार बता दे रहे हैं। सामान्य ज्ञान की ज्ञान के लिए आपका मौन मंत्र युक्त भी पढ़ा दिया है मैंने, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वहां पर प्लेलिस्ट बनी है, जाकर आप उसे बहुत अच्छे मन से जाकर के देख सकते हो, ठीक है। आइए, तो महिला संरक्षण विधिक प्रावधान के बारे में यूपीएसआई 2025 के लिए यहाँ से प्रश्न आने भी हैं, एपीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 आता है। कब आता है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। कहा गया इस अधिनियम का नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर है। कहां पर है इसका विस्तार? तो संपूर्ण भारत में। 20 जुलाई 1961 को या 1961 को राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृत हुआ। 1 जुलाई 1961 से ये लागू हुआ। ये डेट भी याद रखनी है। अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के द्वारा इसको स्वीकृत कब दी गई है, तो आप कहेंगे 20 मई 1961 को। लेकिन लागू कब होता है, प्रवृत्त कब होता है? तो 1 जुलाई 1961, ठीक है। कहा गया आपके हरवंश सिंह बनाम आपके गुरचरण कौर के बाद में निर्धारित किया गया कि जहां दहेज की लगातार मांग हो वहां प्रत्येक मांग एक अपराध गठित करेगी। बात को समझना, आपके हरबंश सिंह बनाम आपके कहा गया गुरचरण कौर के बाद में निर्धारित किया गया कि जहां दहेज की लगातार मांग हो, अपने घर से पैसा ला, अपने घर से गाड़ी ला,
तो वहां प्रत्येक मांग एक अपराध गठित कर रही है ना। अपने घर से सामान ला, अपने घर से ये ला, अपने घर से वो ला, ऐसे मांगा जाता है, क्योंकि वहां पर साधारण बात नहीं होती है। दहेज की परिभाषा धारा धारा नंबर 2 में, दहेज से किसी ऐसी संपत्ति या मूल्यवान चीज अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी समय विवाह के एक कहा गया पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता दी गई है या दिए जाने का करार दिया गया, उसी को हम दहेज की परिभाषा या दहेज कहते हैं। अधिनियम की धारा 3 में दहेज देने या दहेज लेने के लिए आपके शास्त्री यह का प्रावधान है। तो कहां पर दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है, कहां पर कहा गया, तो धारा 3 में कहा गया। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रारंभ में के पश्चात दहेज देगा या लेगा अथवा दहेज देने या लेने के लिए आपके दुष्प्रेरण करेगा, वह दंड के लिए दायी होगा या दंड दिया जाएगा। दंड के रूप में वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से जो 15,000 रुपए या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक का दोनों में से जो भी अधिक हो दंडनीय होगा। ठीक है, तो याद रखना है दहेज लेना एवं दहेज देना आपके दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के अंतर्गत एक अपराध है। यूपीएसआई 2014 के मेंस में पूछा गया है, कहा गया अधिनियम में धारा 4 के अनुसार दहेज मांगने के लिए शास्त्र का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, किसमें, धारा 4 में कहा गया यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो दंड का भागी होगा। क्या होगा, दंड का भागी होगा। धारा 4 के अधीन कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 2 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से 1 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 रुपए तक का हो सकता है, दंडनीय होगा। तो कम से कम 6 माह या अधिक से अधिक 2 वर्ष तक कारावास या फिर जुर्माने से 10,000 रुपए तक का दंडनीय होगा। दहेज देने या दहेज लेने का समझौता दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के तहत अमान्य है। क्या है, अमान्य है। 2 व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज देने लेने के लिए किए गए करार की वैधानिक कहा गया आपके नवीयत दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य अर्थात अमान्य होगी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो धारा नंबर 5 में ये बात बताई गई है। यूपीएसआई 2021 के रैंकर परीक्षा में ये बात पूछी जा चुकी है। आगे आते हैं, ध्यान से पढ़ते चलना और देखते चलना। कहा गया विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जहां पत्नी असामान्य परिस्थितियों में विवाह के 7 वर्ष के भीतर ही मर गई और तंग किए जाने और क्रूरता के संबंध में अपनी मृत्यु के पूर्व बयान दी थी, वहां अभियुक्त व्यक्तियों के दोषी सिद्ध मान्य होगा। दहेज के विज्ञापन पर पाबंदी है। ठीक है, ऐसा करने पर कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक हो सकती है। जुर्माने के तौर पर 15,000 रुपए तक का हो सकता है और दंडनीय होगा। धारा नंबर 4 का में ये बात कही गई। कहां पर, तो धारा नंबर 4 का में ये बात कही गई, इसको भी याद रखना है। कहा गया दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा। धारा नंबर 5 में बताया गया पत्नी या वारिस के लाभ हेतु प्राप्त दहेज वर पक्ष द्वारा यदि विहित समय में पत्नी को नहीं दे दिया जाता है तो कारावास से जो न्यूनतम 6 माह या अधिकतम 2 वर्ष तक, जुर्माने से जो 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक हो सकता है। इस दंड का प्रावधान धारा नंबर 6 में किया गया। बहुत ध्यान से पढ़ना है। धारा नंबर 7 के अधीन अपराधों का संज्ञान लिया जाएगा कि अपराध कैसे हुआ। महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का विचरण करेगा, इंपॉर्टेंट है। न्यायालय अपराध संज्ञान निम्नलिखित परिस्थितियों में लेगा, जैसे पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, न्यायालय स्वयं अपनी जानकारी पर, यह कहा गया व्यथित व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके अन्य नातेदार के परिवार कहा गया परिवार पर एवं आपके किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अजमानती और आपके असमनी
होगा। तो ये धारा नंबर 8 बताती है। कौन बताता है? धारा नंबर 8 बताती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आते हैं। जब कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने या दहेज का लेना आपके दुष्प्रेषित करने के लिए धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, तब यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया। धारा नंबर 8 का बता रहा है। राज्य सरकार जितनी आवश्यकता हो उतनी दहेज प्रतिषेध अधिकार नियुक्त कर सकती है। धारा नंबर 8 का में बताया गया। दहेज प्रतिषेध अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों और कृत्यों का पालन करेंगे। या देखना कि अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो रहा है। दहेज देने या दहेज लेने की दुष्प्रेरित करने या दहेज मांगने को यथासंभव रोकना। इस अधिनियम के अधीन आपके अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्र करना जो आवश्यक हो आदि। आगे आते हैं। राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर सकती है। केंद्रीय सरकार धारा 9 के अंतर्गत नियम बना सकती है। राज्य सरकार धारा 10 के अंतर्गत नियम बना सकती है। दहेज अपराध 304 खा भारतीय दंड संहिता की विवेचना पुलिस आपके कागा उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट है। अब आता है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और आपका प्रतितोष अधिनियम 2013 कब आता है? 2013। तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण आपके प्रतिषेध और आपका प्रतितोष अधिनियम, तो देखो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह अधिनियम आपके राष्ट्रपति के द्वारा 22 अप्रैल 2013 को सहमति दी गई है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया है। यह 9 दिसंबर 2013 से लागू है। धारा 2 में परिभाषा दी गई है। यथित महिला में निम्नलिखित शामिल है। यथित महिला में निम्नलिखित शामिल, जैसे किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की किसी ऐसी महिला, चाहे नियोजित या नहीं, जो आपके कहा गया प्रत्यार्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के करने का अधिकथन करती है। किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला जो किसी ऐसी कहा गया ऐसे किसी निवास स्थान या गृह में नियोजित धारा 2 का के अंतर्गत आती हैं। कहा गया प्रत्यार्थी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध यथित महिला ने धारा 9 के अंतर्गत कोई परिवाद किया। धारा 2 के अंगा में बताया गया। लैंगिक उत्पीड़न के अधीन निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक निंदनीय कार्य अथवा व्यवहार, चाहे प्रत्यक्ष या आपके कहा गया विवक्षित या आपके तात्पर्य रूप से सम्मिलित है, अर्थात शरीर संपर्क और आपके अर्घ कहा गया आपके अर्घ गमन या लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना या लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय आपके शारीरिक मौखिक या आपके अमौखिक आचरण करना। आर्टिकल धारा नंबर 2 के आपके अड़ा में कहा गया है। ठीक है, 2 के डा में कहा गया। ठीक है, कार्यस्थल के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, जैसे ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी कंपनी का निगम या आपके सहकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित करके आपके स्वामित्वाधीन या आपके नियंत्रणाधीन या पूर्णतया या आपके सरतया उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों और वित्त पोषित की गई हूँ। ठीक है, तो स्वामित्वाधीन हो या आपके नियंत्रणाधीन हो या आपके पूर्णतया हो। कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन या किसी प्राइवेट उद्यम, उपक्रम, उद्यम, संस्था, स्थापना, सोसाइटी, न्यास या गैर सरकारी संगठन, यूनिट या सेवा जो वाणिज्यिक आपके वृत्तिक कहा गया आपके व्यवहारिक जो आपका व्यवसायिक वगैरह हो, व्यवसायिक, शैक्षिक, मनोरंजन, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं तथा वित्तीय कार्यकलाप करता है, जिसके अंतर्गत उद्यापन, प्रदाता, विक्रय, वितरण या सेवा भी है। ठीक है, इनको भी शामिल किया गया। इसके आगे भी है। सभी लोग सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये आप सबसे विनती भी है। ठीक है, क्योंकि आप करोगे तभी आगे बात बढ़ती चलेगी। ठीक है,
आ जाओ भाई, आगे आते हैं। तो करते चलना है अपने दोस्त मित्रों के साथ भी सेशन को लाइक शेयर। का आगे अस्पताल या आपके परिचार गृह। का आगे प्रशिक्षण, खेलकूद या उससे संबंधी अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद कॉम्प्लेक्स या आपकी प्रतिस्पर्धा या क्रीड़ा का स्थान, चाहे आवासीय है या नहीं, अभिप्रेत है। ठीक है। का आगे नियोजन, नियोजन से आपके उद्भूत या उसके प्रक्रम के दौरान कर्मचारी द्वारा आपके प्रदर्शित कोई स्थान जिसके अंतर्गत ऐसी यात्रा के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी है। कोई निवास स्थान या कोई गृह, धारा नंबर 2 के अड़ा में कहा गया है किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, ये धारा नंबर 3 बताती है। अन्य परिस्थितियों के साथ ही निम्नलिखित परिस्थितियों को यदि लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में उत्पन्न होती है या विद्यमान है या उससे संबंधित है, लैंगिक उत्पीड़न माना जा सकेगा। इसके नियोजन में आपके अधिमानी व्यवहार या आपके अंतर्निहित या आपके विवक्षित या स्पष्ट वचन देना है ना, या इस उसके नियोजन में आगे आपके अहितकर व्यवहार का आपके अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी देना, उसकी वर्तमान या भावी नियोजन की प्रायस्थिति के बारे में आपके अंतर्निहित या सुस्पष्ट धमकी देना, उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए आपके कागे अवित्रय समय या आपके संतापकारी या प्रतिकूल कार्य वातावरण सृजित करना या उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना वाला अपमानजनक व्यवहार करना, धारा नंबर 3 बताता है। अब आता है आंतरिक परिवाद समिति का गठन। किसी कार्यस्थल या प्रत्येक नियोजक अखिल आदेश द्वारा आंतरिक परिवाद समिति नामक एक समिति का गठन करेगा, जहां कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें भिन्न भिन्न स्थानों या खंड या उपखंड स्तर पर अवस्थित है। वहां आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या आपके कार्यालयों की गठित की जाएंगी, धारा नंबर 4 बताती है। परिवाद क्या होता है? अगर कोई व्यथित महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की घटना की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर और श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर लिखित में परिवाद आंतरिक समिति को यदि इस प्रकार गठित की गई है या यदि इस प्रकार गठित नहीं की गई तो स्थानीय समिति को कर सकेगी, धारा नंबर 9 बताती। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परंतु यहाँ ऐसा परिवाद लिखित में नहीं किया जा सकता है। वहां आंतरिक समिति या यथास्थिति पीठासीन अधिकारी या सदस्य या स्थानीय समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य महिला को लिखित परिवाद करने के लिए सभी युक्त अब सहायता प्रदान करेगा, धारा नंबर 9 बताता है। परंतु यह और की यथास्थिति आंतरिक कागज समिति या स्थानीय समिति लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से 3 माह से अनधिक समय सीमा को विस्तारित कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसी थी जिसने महिला को उक्त अवधि के भीतर परिवाद संस्थित करने से निवारित किया था, तो धारा नंबर 9 के अंतर्गत ये बात आएगी। आगे आता है। अब आपको पढ़ना तो इसी तरह पड़ेगा ना। चलो आ जाते हैं आगे। देखो कहा गया जहां व्यथित महिला अपनी शारीरिक या मानसिक असमर्थता या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ, तो उसका विधिक वारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाए इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा, धारा नंबर 9 बताता है। यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने से पूर्व तथा ये आपकी व्यथित महिला के अनुरोध पर सुलह के माध्यम से उसके और आपके कागज प्रत्यार्थी के बीच मामले का समाधान करने के उपाय कर सकेगी, परंतु कोई धन संबंधी समाधान सुलह की एक धारा के रूप में नहीं किया जाएगा, ये धारा नंबर 10 बताती है। ठीक है, आधार के रूप में नहीं किया जाए। जहां धारा 10 की उपधारा 1 के अंतर्गत कोई समाधान हो गया, वहां आपकी यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस प्रकार किए गए समाधान को अभिलेखित करेगी
और उसी नियोजक या जिलाधिकारी को ऐसी कार्यवाही करने के लिए भेजेगी जो सिफारिश में आपका भी निर्दिष्ट हो, धारा नंबर 2 की सब आर्टिकल। चलिए तो आगे का आगे, यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति उपधारा 2 के अधीन अभिलेखित किए गए समाधान की प्रतियां व्यथित महिला और आपके प्रत्यार्थी को उपलब्ध कराएगी, धारा नंबर 10(3) कहती है। जहां धारा 10 की उपधारा 1 के अंतर्गत कोई समाधान हो जाता है, वहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा कोई और जांच संचालित नहीं की जाएगी, धारा नंबर 4 कहती है। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। धारा 10 के उपबंध के अधीन रहते हुए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जहां प्रत्यार्थी कोई कर्मचारी, वहां प्रत्यार्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार, और जहां ऐसे कोई नियम विद्यमान नहीं है, वहां ऐसी स्थिति से जो विहित की जाए परिवाद के बारे में जांच करने की सिफारिश करेगी तथा यह घरेलू कागज या किसी घरेलू कागज आपके कर्मकार की दशा में स्थानीय समिति की या स्थानीय समिति यदि आपके प्रथम दृष्टया या आपके दृष्टया मामला विद्यमान है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 509 जहां लागू है, वहां उक्त संहिता के किसी अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन मामला रजिस्टर्ड या आपके रजिस्टर करने के लिए 7 दिन की अवधि के भीतर पुलिस को परिवाद भेजेगी, धारा नंबर 11 बताती है। परंतु जहां आपकी व्यथित महिला यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को यह सूचित करती है कि धारा 10 की उपधारा 2 के अंतर्गत किए गए समाधान के किसी आपके निबंधन या शर्त या आपके प्रत्यार्थी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया, वहां आपके आंतरिक समिति या स्थानीय समिति या आपकी यथास्थिति परिवाद के बारे में जांच करने के लिए कार्यवाही करेगी या पुलिस को परिवाद भेजेगी। ठीक है, तो आप सभी लोग यहां तक समझ पाए कि नहीं? अगर आप सबसे पूछ लिया जाए कि परिवाद का मतलब क्या होता है, बताइए। आप में से कोई बता पाएगा क्या? ठीक है, जल्दी से। तो जहां पर एसपी या आपके एसएसपी द्वारा भी कोई उचित संतुष्ट पर उत्तर पीड़ित को ना मिले, पर पीड़ित द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर न्यायालय के सामने अपनी शिकायत रखने की प्रक्रिया हो, उसी को कहा जाता है परिवाद। तो पुलिस को परिवाद भेजेगी। कौन भेजेगी? परिवाद भेजेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ पाए तो समझना जरूरी परिवाद है ना। ऐसे हम पढ़ाते चले जाए तो क्या मतलब है? परिवाद का मतलब एक शिकायत होता है कि हम अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, और यह किसी अपराध के बारे में मजिस्ट्रेट से की गई मौखिक या लिखित शिकायत होती है ना। तो आप ये भी समझ सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। परंतु यह और की जहां दोनों पक्षकार कर्मचारी है, वहां पक्षकारों को जांच के प्रक्रम के दौरान सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और निष्क्रम की एक प्रति दोनों पक्षकारों को उन्हें कागज समिति के समक्ष निष्कर्मों के विरुद्ध अभिवेदन करने में समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 509 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी न्यायालय जब आपके प्रत्यार्थी को अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जाता है, तब धारा 15 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए आपके प्रत्यार्थी द्वारा आपकी व्यथित महिला को ऐसी राशि के आपके संदाय का आदेश कर देगी और वह उचित समझेगा। तो ये किसमें बात कहेगी? तो ये आपके धारा नंबर 11 के उपधारा 2 में ये बात कहेगी। आगे आते हैं। बहुत ढंग से पढ़ना, मन से पढ़ना, बार बार मौका नहीं मिलता है। 3-4 साल में यूपीएसआई की वैकेंसी आती है, तो इसलिए पढ़ लेना। ठीक है, कागज धारा 11 की उपधारा 1 के अंतर्गत कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति या आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को वही शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित मामले के संबंध में किसी वाद का विचरण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत किसी सिविल न्यायालय में निहित है। अर्थात किसी व्यक्ति को समन जानते हो ना, समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना,
कागे किन्हीं दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की समीक्षा करना या अपेक्षा करना। कागे ऐसा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए धारा नंबर 11 की उपधारा 3 के द्वारा होता है। धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन जांच 90 दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। धारा नंबर 11 की उपधारा 4 भी बताती है। परिवाद की जांच कौन करेगा? कहा गया जहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आपके प्रत्यार्थी, ओके, आगे आता है, ठीक है, ध्यान रखना। जहां यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यार्थी के विरुद्ध अभिकथन कहा गया द्वेषपूर्ण है या व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने परिवाद को मिथ्या जानते हुए की है, या व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने कोई आपके कूट रचित या आपके भ्रामक दस्तावेज पेश किया है, तो वह यथास्थिति नियोजक या जिलाधिकारी को उस महिला या व्यक्ति के विरुद्ध जिसने यथास्थिति की धारा 9 की उपधारा 1 और उपधारा 2 के अंतर्गत परिवाद किया, उसे लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसा सेवा नियम विद्यमान नहीं है वहां ऐसी रीति से जो विहित की जाए कार्यवाही करने की सिफारिश करेगा या कर सकेगी। धारा नंबर ये 14 बताती है। कौन बताती है? धारा नंबर 14। धारा नंबर 13 की उपधारा 3 के खंड सेकंड के अधीन व्यथित महिला को कहा गया आपके संदिग्ध की जाने वाली राशियों का अवधारणा करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी। कहा गया व्यथित महिला को पहुंचाए गए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावनात्मक कष्ट हैं। लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण आपके काव्यवृत्ति के अवसर की हानि, पीड़िता द्वारा शारीरिक या मना चिकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय, कागज प्रत्यार्थी की आय और वित्तीय हैसियत, एकमुश्त या किस्तों में से संदाय की आपके साध्यता आपकी धारा 15 बताती है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आता है? 2005 में। किसी बात के होते हुए भी धारा 9 के अधीन किए गए परिवाद की कागज अंतर वस्तुओं, ये व्यथित महिला प्रत्यार्थी और साक्षियों की पहचान और पते सुलह और जांच कार्यवाहियों से संबंधित किसी जानकारी और यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिशों तथा इस अधिनियम के अधीन नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों को किसी भी रीति से प्रकाशित प्रेस और मीडिया को संसूचित या सार्वजनिक किया जाएगा। धारा नंबर 16 बताता है। कौन बताता है? धारा नंबर 16। जहां कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिवाद, जांच या किन्हीं सिफारिशों या की जाने वाली कार्यवाहियों का संचालन करने या उस पर कार्यवाही करने का कर्तव्य सौंपा गया, धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है और वहां उस व्यक्ति को लागू सेवा के नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं है वहां ऐसी स्थिति में जो विहित की जाए या इसी को शास्ति दंड के लिए दायी होगा, धारा 17 बताती है। अपील सिफारिशों के 90 दिनों के भीतर की जानी चाहिए। कितने दिनों के भीतर? 90 दिनों के भीतर। अब आता है नियोजक के कर्तव्य। ठीक है, किसके कर्तव्य? नियोजक। धारा 19 के अंतर्गत प्रत्येक नियोजक का कर्तव्य है कि वह कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएगा, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को सुरक्षित या सुरक्षा भी है। लैंगिक उत्पीड़न के कागज साहित्यिक परिणाम और धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने वाले आदेश को कार्यस्थल में किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा। इस अधिनियम के उपबंधों से कर्मचारी को आपकी सुग्राही बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यालय और जागरूकता कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए आपके अभिविन्यास कार्यक्रम ऐसी रीति से जो विहित की जाए और आयोजित करेगा। यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को परिवाद पर कार्यवाही करने और जांच का संचालन करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष प्रत्यर्थी और आपके साथियों को आपके हाजिरी सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा जो धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन किए गए परिवाद को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित हो। आगे कहा गया महिलाओं को यदि वह भारतीय दंड संहिता या आपके कहा गया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराध के संबंध में कोई परिवाद दाखिल करने का इस प्रकार चयन करती है तो सहायता प्रदान करेगा। उस कार्यस्थल में जहां लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई थी अपराधकर्ता के विरुद्ध या यदि व्यथित महिला ऐसी वांछा करती है जहां आपके अपराधकर्ता कोई कर्मचारी नहीं है, भारतीय दंड संहिता और आपका तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्यवाही आरंभ करवाएगा। कहा गया लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन कदाचार मानेगा और ऐसे कदाचार के लिए कार्यवाही आरंभ करेगा। ठीक है, याद रखना है। 10वां कहा गया है आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत किए जाने को मॉनिटर या आपके मॉनिटर करेगा। अब आता है प्रकीर्ण या विविध। ठीक है, देखो भाई प्रकीर्ण कहा गया है कि अधिनियम के उपबंधों का पालन नहीं करने के लिए असंस्थित धारा 26 जहां आपका नियोजक होगा। ठीक है, कहा गया धारा 1 की उपधारा 1 के अधीन एक आंतरिक समिति का गठन करने में असफल रहेगा। धारा 13 और धारा 14 और धारा 22 के अधीन कार्यवाही करने में असफल रहेगा। इस अधिनियम के अन्य उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा। ठीक है, आगे आते हैं। प्रयास करेंगे या उनके उल्लंघन को आपके दुष्प्रेरित करेगा, वह ऐसे जुर्माने से 50,000 रुपए तक का हो सकता है और दंडनीय भी होगा। यह धारा नंबर 26 के 1 में कहा गया। यदि कोई नियोजक पूर्व में इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध में दोष सिद्ध ठहराए जाने पर बाद में उसी अपराध को पुनः कारित करता है और इसके लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो वह उसी अपराध के लिए सब उपबंधित अधिकतम दंड के अधीन रहते हुए पहली दोष सिद्धि पर अधिरोपित दंड से दोगुने दंड का दायी होगा। इंपॉर्टेंट है। परंतु यदि आपके तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उस अपराध के लिए उसके संबंध में अभियुक्त या अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है, कोई उच्चतर दंड विहित है तो न्यायालय उसका दंड देते समय उसका सम्यक संज्ञान लेगा। कागज सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इसके कारोबार या उसके कारोबार या क्रियाकलाप को चलाने के लिए अपेक्षित यथास्थिति उसकी अनुज्ञापित या लाइसेंस के रद्द किए जाने या रजिस्ट्रीकरण को समाप्त किए जाने या आपके नवीकरण या आपके अनुमोदन न किए जाने या आपके रद्दकरण के लिए दायी होगा। धारा नंबर 26 के 2 में बताया गया। कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या आपके तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान व्यथित महिला या आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति द्वारा इस आपके निमित्त प्राधिकारी किसी व्यक्ति द्वारा परिवाद किए जाने के सिवाय नहीं करेगा। धारा नंबर 27 बता रही है। महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। धारा नंबर 27 की उपधारा 2 बता रही है। किसी अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय होगा। इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के उपबंध का आगे आपके तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में होंगे। यह धारा नंबर 28 बता रही है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 का संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों पर लागू होता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 में सार्वजनिक या निजी नियोक्ता द्वारा 10 या उससे अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले संगठन के प्रत्येक कार्यालय या शाखा में आंतरिक शिकायत समिति स्थापित करने की आवश्यकता होती। 2021 में यह बात पूछी गई है। अब आप कहेंगे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो याद करना भी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं तो याद करते चलो। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 आता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ वोमेन फ्रॉम आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005
ठीक है, याद रखें। घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 विस्तार आपके संपूर्ण भारत में है। इस अधिनियम का नाम घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है। घरेलू हिंसा कहा गया, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया था। ठीक है, कब? 2005 में। आगे आते हैं। यह अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में, इसकी स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा 13 सितंबर 2005 को मिली और यह 26 अक्टूबर 2006 से प्रवृत्त या लागू हुआ है। ठीक है, यह अधिनियम परिवार के भीतर हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए है। महिलाओं के अधिकारों को प्रभावी संरक्षण के लिए यह अधिनियम निर्मित है। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। व्यथित व्यक्ति से आशय ऐसी पीड़ित महिला से है जो आपके प्रत्युत्तरदाता या आपके रिस्पोंडेंट की घरेलू नातेदारी में है या रही है। ठीक है, ठीक है, रिस्पोंडेंट, ठीक है, डेंट, तो रिस्पोंडेंट रहे हैं। ठीक है, आपके प्रत्युत्तरदाता या प्रत्युत्तरदाता से कोई वयस्क पुरुष जाना जाता है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदार में है या रहा है और उसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन किसी आपके अनुतोष की मांग की है। घरेलू घटना रिपोर्ट, घरेलू घटना रिपोर्ट वह रिपोर्ट है जो किसी व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा के किसी परिवाद पर कागज प्राप्त हुआ है। और घरेलू नातेदारी से दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी जानी जाती है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं। वे आपस में रक्त संबंध द्वारा, विवाह द्वारा या दत्तक ग्रहण जैसी प्रकृति की किसी नातेदारी संबंधी से है। दहेज का वही अर्थ जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दिया गया, पढ़ा दिया है दहेज। अब कहा गया मौद्रिक आपके अनुतोष। मौद्रिक अनुतोष ऐसा प्रतिकर है जो घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए व्यय और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए आवेदन की सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट द्वारा आपके प्रत्युत्तरदाता को आदेशित किया जाता है। साझी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी जानी जाती है जहां व्यथित व्यक्ति रहती है, व्यथित व्यक्ति रहती या किसी घरेलू नातेदारों में या तो अकेली या प्रत्युत्तरदाता के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुकी है। इसमें ऐसी गृहस्थी भी आती है जिसमें व्यथित व्यक्ति और प्रत्युत्तरदाता के संयुक्त रूप से स्वामित्व या किराएदारी भी हो। आश्रम गृह से ऐसा गृह जाना जाता है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आश्रय गृह होना अधिसूचित करे। घरेलू हिंसा की परिभाषा, इस अधिनियम के कहा गया प्रयोजनों के लिए प्रत्युत्तरदाता का कोई कार्य करना चाहिए परंतु नहीं करना या आचरण घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह व्यथित व्यक्ति या शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और आपके भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कारित करता है ना। ये सारे चीजें आपको धारा नंबर 3 में बताई गई। कहां पर बताई गई? धारा नंबर 3 के अंतर। तो घरेलू हिंसा की परिभाषा किसमें? धारा नंबर 3 के अंतर्गत बताई गई। ठीक है, याद रखोगे यहां तक, याद तो करना ही पड़ेगा ना। चलिए अब आता है संरक्षण अधिकारियों, सेवा आपके प्रदाताओं इत्यादि की शक्तियां कर्तव्य के बारे में। आइए देखते हैं। कहा गया घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक शोषण, लैंगिक या यौन शोषण, आर्थिक शोषण, मौखिक एवं भावनात्मक शोषण आता है किंतु सामाजिक शोषण नहीं आता है। 2021 में पूछा गया है कि कौन सा शोषण शामिल नहीं है भैया इसमें, तो आप क्या बताओगे? सामाजिक शोषण शामिल ना है में, है ना। ठीक है, तो याद करते चलना, ऐसे टुकुर टुकुर देखने से कुछ होगा नहीं, दिमाग में भेजे में इनको डालना भी रहेगा। ठीक है, तो धारा 3 पूछी गई थी कि धारा 3 में कौन सा शोषण संबंधित नहीं है, तो आप कहोगे सामाजिक शोषण संबंधित या शामिल नहीं। कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है या किए जाने की संभावना है, तो वह इससे जुड़ी अधिकारियों को उसके बारे में सूचना दे सकती। धारा नंबर 4 बता रहा है कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकार को घरेलू हिंसा के मामले के कागज सद्भाव पूर्वक
सूचना देता है उसका कोई दायित्व नहीं है। तो धारा नंबर 4 में 2021 में पूछा जा चुका है। धारा नंबर 5 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कार्य आपका अकृत कार्य जिससे नुकसान पहुंचता है तथा आपके पक्षकार का आचरण जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान पहुंचता है, यदि घरेलू हिंसा का कारण बनने की क्षमता रखते हैं। तो 2021 में पूछा गया है, ठीक है, 22 नवंबर को। जिस व्यक्ति ने सद्भाव में ऐसी सूचना दी है उसे किसी सिविल या आपके दंडिक दायित्व के अधीन नहीं रखा जाएगा। जब किसी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को किसी घरेलू हिंसा का परिवाद प्राप्त होता है तो उनका कर्तव्य यह है कि व्यथित व्यक्ति को निम्नलिखित बातों में जानकारी दे। क्या दे? सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता, संरक्षण प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता, निःशुल्क विधिक सेवा के अधिकार दे। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का क्रूरता के अधीन परिवाद दाखिल करने के उसके अधिकार की बात करें। यदि कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई आपके संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के कहा गया भार साधक व्यक्ति को उसके व्यथित व्यक्ति आश्रय प्रदान करने का अनुरोध करता है तो उसे आश्रय प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितना वह आवश्यक समझे। धारा नंबर 8 में बताया गया। संरक्षण अधिकारी यथासंभव महिलाएं होंगी और उनके पास ऐसी योग्यताएं एवं अनुभव होगा जैसा कि आपके प्रावधानित किया गया है। संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य क्या होंगे? तो संरक्षण अधिकारियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे कि किसी मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करना, मजिस्ट्रेट को किसी घरेलू हिंसा की शिकायत होने पर घरेलू घटना की रिपोर्ट करना। कहा गया भार साधक पुलिस अधिकारी तथा उस क्षेत्र की सेवा प्रदाताओं को हिंसा की शिकायत की प्रतियां अग्रसारित करना, यह सुनिश्चित करना कि व्यथित व्यक्ति को विधिक सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सभी सेवाएं प्रदाताओं विधिक सहायता पर परामर्श आश्रय गृहों और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाले आदि की एक सूची रखना। धारा नंबर 9 बता रहे सरकार के कर्तव्य केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार के निम्नलिखित सुनिश्चित करने का सभी उपाय करेंगे। कहा गया इस अधिनियम के उपबंध का नियमित अंतरालों पर सार्वजनिक माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। समाचार माध्यम में टेलीविजन, रेडियो और मुद्रण आते हैं। कहा गया केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवाओं के सदस्य भी हैं, उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है। धारा नंबर 11 बताती है। कहा गया आपके अनुतोष के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया, तो मजिस्ट्रेट को आवेदन। कहा गया मजिस्ट्रेट सुनवाई की पहली तारीख निश्चित करेगा जो न्यायालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सामान्यतः 3 दिन से अधिक पश्चात की तारीख नहीं होगी। धारा 12 बताती है मजिस्ट्रेट दिए गए प्रत्येक आवेदन को प्रथम सुनवाई की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर निस्तारण करने का प्रयास करेगी। धारा 12 बताती है सूचना की कागज तामील या नोटिस, सर्विस ऑफ नोटिस, सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी और संरक्षण अधिकारी इस सूचना को प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 2 दिन के भीतर या ऐसे अतिरिक्त कागज युक्त समय के भीतर जो मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाए आपका प्रत्युत्तर या प्रत्युत्तरदाता को तामील कराएगा। कार्यवाहियों को बंद कमरे में किया जाना। यदि कोई पक्षकार इस कार्यवाही को बंद कमरे में कराने की इच्छा मजिस्ट्रेट से करे तो मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश दे सकता है। धारा नंबर 16 के अंतर्गत कागज संरक्षण आदेश मजिस्ट्रेट से व्यथित व्यक्ति और आपके प्रत्युत्तरदाता को सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात उसका प्रथम दृष्टया समाधान होने पर व्यथित व्यक्ति के पक्ष में तथा आपके प्रत्युत्तरदाता को निम्न हेतु आपके निश्चित करते हुए संरक्षण आदेश पारित कर सकेगा। ये बात आपको याद रखना है। घरेलू हिंसा के
किसी कार्य को करना, घरेलू हिंसा के कार्यों के कारित करने में सहायता या आपके दुष्प्रेरित करना। कहा गया व्यथित व्यक्ति के नियोजन के स्थान में प्रवेश करना। कहा गया यदि व्यथित व्यक्ति बालक है तो उसके विद्यालय में या अन्य या किसी अन्य स्थान में जहां व्यथित व्यक्ति बार बार आता जाता है प्रवेश करना आदि है। कहा गया आपके धनीय अनुतोष धारा 20 आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यथित व्यक्ति और उसके किसी संतान को नुकसान की पूर्ति के लिए धन संबंधी अनुतोष या आपके प्रत्युत्तरदाता से करवाएगा। ऐसे अनुतोष निम्नलिखित है, जैसे कहा गया आपके उपार्जनों की हानि, अनाथ चिकित्सीय खर्चे। क्या उपार्जनों की हानि, चिकित्सीय खर्चे। आगे देखो, आगे कहा गया व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में किसी संपत्ति के नाश, नुकसान, हटाए जाने के कारण हुई हानि। कहा गया उसकी संतान यदि कोई हो तो उसके साथ साथ व्यथित व्यक्ति के लिए भरण पोषण के लिए आपके समुचित एकमुश्त या मासिक राशि देने का आदेश दिया जा सकता है। अब कहा गया प्रतिकर आदेश, अन्य अनुतोषों के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पर घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा मानसिक यातना और भावनात्मक संकट आदि के प्रत्युत्तरदाता के प्रतिकर और नुकसानी देने का आदेश पारित कर सकेगी। धारा नंबर 22 बताती है। कहा गया अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति मजिस्ट्रेट अपने समक्ष किसी कार्यवाही में ऐसा अंतरिम आदेश जो उचित और आपके न्यायोचित हो पारित कर सकता है। धारा 23 बताती है। कहा गया कुछ परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट आपके प्रत्यर्थी अर्थात आपके प्रत्युत्तरदाता के विरुद्ध एक पक्षी आदेश भी दे सकता है। ठीक है। अधिकारिता, कहा गया प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट संरक्षण आदेश, अपराधों का विचारण आदेश आदि के लिए समक्ष न्यायालय होगा। क्या होगा? समक्ष न्यायालय होगा। इस अधिनियम के अधीन किया गया आदेश संपूर्ण भारत में प्रवर्तनीय या लागू होगा। अपील का गया धारा 29 मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया आदेश व्यथित व्यक्ति या आपके प्रत्यर्थी दोनों में से जिसे वाद में तामील किया गया है उस तारीख से 30 दिन के भीतर आपके आगे सेशन न्यायालय में अपील की जाएगी। आगे आते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कहा गया प्रकीर्ण। अब प्रकीर्ण से संबंधित जितनी भी बात, कहा गया प्रत्युत्तरदाता और संरक्षण आदेश के भंग के लिए आपकी शास्ति धारा 31 में बताया गया। कहा गया प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम आदेश को भंग करना अपराध होगा। इसके लिए अपराधी को ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो या जुर्माने से जो 20,000 रुपए तक का हो सके, दोनों से दंडनीय होगा। ठीक है, ये रहा। कहा गया अपराध संज्ञेय और अजमानती होगा। क्या होगा? अपराध संज्ञेय और अजमानती होगा। ठीक है, तो इसमें संज्ञान और सबूत को लेकर के ना ये आपकी हेडिंग है। ठीक है, तो अपराध संज्ञेय और अजमानती होगा। कैसा होगा? अजमानती होगा। व्यथित व्यक्ति की एकमात्र, कहा गया व्यथित व्यक्ति के एकमात्र साक्ष्य और न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकेगा कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध किया गया है। अब आते हैं आगे। कहा गया संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए धारा 33, यदि कोई संरक्षण अधिकारी संरक्षण आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित अपने कर्तव्यों में असफल रहता है तो ऐसे कारावास में जो 1 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना 20,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय किया जा सकेगा। कहा गया संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान, तो संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक राज्य सरकार या इस आपके निमित्त उसके द्वारा प्राधिकारी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से कोई आपके परिवाद दाखिल नहीं किया जाएगा, तब तक नहीं की जा सकती है। आगे आते हैं। अधिनियम की धारा 37 के अनुसार केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए सूचना द्वारा नियम बना सकेगी।
अब आता है स्त्री आपके अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। स्त्री का आगे अधिनियम का नाम स्त्री अशिष्ट रूपम प्रतिषेध अधिनियम 1986 आता है। ये संपूर्ण भारत पे लागू होता है, 2 अक्टूबर 1987 से लागू होता है। अधिनियम के अधीन कुछ कुछ परिभाषाएं, जैसे धारा 2 का आ गया विज्ञापन। विज्ञापन के अधीन कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रेपर या अन्य कोई दस्तावेज अथवा ध्वनि, धुएं या गैसों के माध्यम से किया गया कोई दृश्य रूपण जाना जाता है। वितरण का आ गया, वितरण के अंतर्गत नमूने रूप में वितरण शामिल है, चाहे वह मुफ्त हो या अन्यथा हो। स्त्री का आ गया आपका अशिष्ट रूपण। स्त्री अशिष्ट रूपण से जाना जाता है कि स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी भाग का ऐसी रीति से वर्णन जो उसके शिष्ट होने या महिलाओं के चरित्र को कलंकित करने के प्रभाव के रूप में हो, जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक दूषण अथवा नैतिकता को हानि पहुंचाने की संभावना हो। लेबल, लेबल से जाना जाता है कोई पैकेट, लिखित चिन्ह, सील द्वारा आपके मुद्रित रेखा चित्र आदि कोई सामग्री। पैकेज, पैकेज के अंतर्गत कोई बॉक्स, कार्टून, टिन या अन्य पैकेट शामिल होते हैं। यदि व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन या प्रकाशन ना तो करेगा ना करवाएगा जिससे किसी भी प्रकार से स्त्री अशिष्ट रूपण का अंतर्विष्ट हो, धारा 3 में बताया गया है। कोई व्यक्ति किसी ऐसे प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा या उसमें भाग लेगा जिसमें किसी भी प्रकार से स्त्री अशिष्ट रूपण का अंतर्विष्ट हो। कोई व्यक्ति किसी पुस्तक, पत्रिका, पेपर, स्लाइड, लेखन, फिल्म, चित्रकार, रंग चित्र, छाया चित्र, रूपण या चित्र जिसमें स्त्री का किसी रूप में अशिष्ट रूपण किया गया हो, उसका ना तो उत्पादित करेगा, ना कराएगा, ना तो विक्रय करेगा, ना उसे किराए पर देगा, ना तो उसका वितरण करेगा, ना डाक द्वारा भेजेगा। परंतु यदि यदि लोकहित में न्यायोचित हो या प्रकाशन करेगा, इसी प्रकार धार्मिक प्रयोजनों के लिए भी करेगा। धारा नंबर 4 बताती है आपकी स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के अनुसार ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना, उसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूपण शामिल हो, अवैध है। क्या है? अवैध है। आगे देखो, कहा स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के अंतर्गत किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन या वितरण गैर कानूनी यदि उसका प्रकाशन विज्ञान, आगे आते हैं, विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा के क्षेत्र में है, या इसका उपयोग आपके प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी अपने स्थानीय सीमाओं के भीतर जहां उसके विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध घटित किया जा रहा है, तो वहां प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा। धारा 5 बताती है कोई विज्ञापन या पुस्तक, फिल्म, चित्र, रेखा चित्र, रंग चित्र आदि को जब्त कर सकेगा। कोई रिकॉर्ड का आगे, कोई रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड दस्तावेज या अन्य कोई मौलिक पदार्थ जो साक्ष्य के रूप में काम दे, जब्त कर सकेगा। का आगे किसी निवास गृह में बिना वारंट प्रवेश नहीं करेगा। इस अधिनियम के अधीन उपबंधों का उल्लंघन करने पर प्रथम दोष सिद्धि पर ऐसे कारोबार से जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी और 2000 रुपए तक का जुर्माने से दंडनीय हो। द्वितीय और आपके कहा गया कि पश्चात या आपके पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में ऐसे कारोबार से जो न्यूनतम 6 महीने अधिकतम 5 वर्ष तक जुर्माने से 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की हो सकती है, दंडनीय होगी। धारा 6 बताती है कंपनियों द्वारा ऐसे अपराध को किए जाने पर कंपनी तथा वह व्यक्ति जो कंपनी के उत्तरदायी पद पर तैनात है दोनों दायी होंगे या उसके परिवर्तन भी होंगे। अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया या सिद्ध हो जाता है कि किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव आदि की उपेक्षा के कारण हो, तो सिर्फ वही व्यक्ति दायी होगा। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध जमानती होंगे।
धारा 8 बताती, इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय हो, धारा 8 बताती है। कहा गया केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध सद्भावना पूर्वक की गई किसी बात के लिए कोई वाद अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के लिए नियम बना सकेगी। क्या बनाएगी? नियम बना सकेगी। अब आगे आता है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। ठीक है, चलिए। तो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, इस अधिनियम को अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 कहा जाता है। इस ये संपूर्ण भारत में विस्तार है। कहा गया अधिनियम को 30 दिसंबर 1956 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और तुरंत इसी तारीख को लागू भी हो गया। अधिनियम के अधीन कुछ परिभाषाएं दी गई धारा नंबर 2 में। ठीक है, क्या दी गई हैं? कहा गया आपके वेश्यागृह, वेश्यागृह, वेश्यागृह के अंतर्गत कोई घर, कमरा, सवारी या स्थान अथवा इसका कोई भाग अभिप्रेत है, इसका प्रयोग अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए अथवा दो या अधिक वेश्याओं के पारस्परिक लाभ के लिए, लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया बालक, बालक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। यहाँ बालक से तात्पर्य बालक एवं बालिकाओं दोनों से है। कहा गया आपके सुधार संस्था, सुधार संस्था से तात्पर्य ऐसे संस्था से है जिसमें ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध रखा जाता है जिसे सुधारने की आवश्यकता है, जिस इसके अंतर्गत वह आश्रय भी है जहां आपके विचारणीय व्यक्तियों को रखा जाता है। वयस्क, वयस्क का अर्थ होता है कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो या कर लिया हो। अवयस्क, तो अवयस्क से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली किंतु 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो। कहा गया वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति से व्यक्तियों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लैंगिक शोषण या दुरुपयोग आपके तात्पर्य है। ठीक है, सुरक्षा गृह या संरक्षा गृह, कहा गया संरक्षा गृह ऐसी संस्था है जिसमें अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्तियों जिनकी देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है रखा जाता है। सार्वजनिक स्थल, कहा गया पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थान से ऐसा कोई स्थान जाना जाता है जो जनता के प्रयोग के लिए आपके आश्रित हो या जहां तक जनता की पहुंच हो। ओके, आगे देखेंगे। कहा गया कोई व्यक्ति जो कई वेश्यागृह चलाता है या उसका प्रबंध करता है तो उसको चलाने या प्रबंध में काम करता है या सहायता करता है तो वह प्रथम दोष सिद्धि पर न्यूनतम 1 वर्ष या अधिकतम 3 वर्ष कठोर कारावास और 2000 रुपए जुर्माने से दंडित होगा। द्वितीय आपका कहा गया पश्चातवर्ती, द्वितीय या आपके पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रुपए तक जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 3 बताती है। किसी किराएदार, पट्टेदार, अभियोगी, मालिक या अभिकर्ता द्वारा परिसर या वेश्यागृह हेतु उपयोग करना या अनुज्ञा देना प्रथम दोष सिद्धि पर 2 वर्ष के कारावास और 2000 रुपए तक के जुर्माने से तथा द्वितीय या आपके कहा गया पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 5 वर्ष तक के कठोर कारावास या जुर्माने से दंडनीय होगा। 18 वर्ष की आयु से अधिक या कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति के आपके उपार्जन पर पूर्णतया या भागतया जीवन निर्वाह करेगा वह ऐसा कारावास जो 2 वर्ष तक का होगा या 1000 रुपए तक जुर्माने से अथवा दोनों से दंडनीय होगा। धारा 4 बताती है। जब इस प्रकार का उपार्जन किसी बालक या अवयस्क की वेश्यावृत्ति से संबंधित है वहां वह न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा। 18 वर्ष से अधिक आयु के बारे में वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जानबूझकर जीवन निर्वाह करने के रूप में जाना जाएगा और वह निम्नलिखित कोई कार्य करें, जैसे किसी वेश्या के साथ निवास करता है या आपके कहा गया अभ्यासतया उसके संग रहता है। ठीक है, आगे हो गए। अब इनमें क्या ही समझाए हम ना। ठीक है, आप समझदार हैं, अब इनमें बस आप पढ़ ही लो, वही अच्छी बात है। आगे कहा कि किसी वेश्या की गतिविधियों का ऐसी रीति से नियंत्रण या निर्देशन करता है
कि ऐसा व्यक्ति उसे वेश्यावृत्ति करने के लिए सहायता दे रहा है या विवश कर रहा है। किसी वेश्या के दलाल के रूप में कार्य करता है। जब कोई किसी अन्य व्यक्ति को चाहे कि उसकी संपत्ति से या संपत्ति के बिना वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए ले जाएगा या ले जाने का प्रयत्न करेगा, वो निम्नलिखित दंड से दंडनीय होगा, धारा 5 बताते। तो न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष का कठोर कारावास होगा और 2000 रुपए तक का जुर्माना होगा। यदि यह अपराध इच्छा के विरुद्ध हो रहा है तो न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष तक का कारावास होगा। उपयुक्त अपराध में यदि बालक है तो न्यूनतम 7 वर्ष का कठोर कारावास को बढ़ाकर के आजीवन भी किया जा सकता है। ध्यान से समझना। कहा गया उपरोक्त अपराध में यदि आवेश है तो न्यूनतम 7 वर्ष का कठोर कारावास जो बढ़कर 14 वर्ष तक हो सकता है। कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को चाहे उसकी सम्मति से या असम्मत के बिना निम्न कार्य करेगा, जैसे किसी वेश्या के विरुद्ध करेगा, किसी परिसर में इस आशय के निरुद्ध करेगा कि वह दूसरे के साथ मैथुन करे जबकि वो दोनों पति पत्नी नहीं हो तो वे निम्नलिखित दंड से दंडनीय होंगे। जैसे सादा या कठिन कारावास जो कम से कम 7 वर्ष और बढ़कर आजीवन भी हो सकता है और जुर्माना भी देना पड़ेगा। ये धारा नंबर कौन बताती? 6 बताती है। वेश्यावृत्ति करने वाला कोई व्यक्ति और वह व्यक्ति जिसके साथ ऐसी वेश्यावृत्ति सार्वजनिक स्थल के समीप की जाएगी वह 3 माह तक के कारावास से दंडनीय होगा, धारा नंबर 7 बताती है। कहा गया सार्वजनिक स्थल के समीप का अर्थ है धार्मिक पूजा स्थल। आज देखते होंगे बहुत सी लड़कियों के साथ रेप होता है धार्मिक पूजा स्थलों में, है ना। अभी जल्द की घटना है कि धार्मिक पूजा रूम पर उसके साथ 7 लोगों ने मिलकर रेप किया, है ना। तो भगवान कहाँ है? भगवान को अपना वर्चस्व दिखाना चाहिए, अपना अस्तित्व दिखाना चाहिए। ठीक है। शैक्षणिक संस्थान जहां पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे, छात्रावास जहां महिला मतलब हॉस्टल में रह रहे, अस्पताल में मौका पाते, ट्रेन में मौका पा जाते हैं तो ना आपके कहा गया परिचर्या गृह या आपके नर्सिंग होम में या अन्य किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर की दूरी के अंदर है तो कहा गया उपरोक्त अपराध यदि किसी बालक या अवयस्क के साथ हो रहा है तो अपराधी सादा या कठिन कारावास से जो न्यूनतम 7 वर्ष जो बढ़कर 10 वर्ष तक का या आजीवन भी हो सकता है, दंडनीय किया जाएगा। साथ में जुर्माना भी दे होगा। कहा गया किसी सार्वजनिक स्थान का पालक होते हुए वेश्याओं को अपने व्यापार के प्रयोजनों के लिए जानबूझकर ऐसे स्थान का आश्रय लेने देगा वो तो प्रथम दोष सिद्धि पर 3 माह तक का कारावास और 200 रुपए तक का जुर्माना है, दोनों से दंड। द्वितीय आपके कहा गया पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में 6 माह तक कारावास या 200 रुपए तक के जुर्माने से दंड नहीं होगा। आगे आते हैं। कहा गया सार्वजनिक स्थान पर परिसर में यदि होटल हो तो ऐसे होटल का कारोबार चलाने के लिए लाइसेंस न्यूनतम 3 माह और अधिकतम 1 वर्ष के लिए निलंबित रहेगा। यदि अपराध किसी होटल में किसी बालक या अवयस्क के साथ होता है तो होटल का लाइसेंस रद्द भी हो जाएगा। क्या होगा? होटल का लाइसेंस रद्द भी हो जाएगा। आगे आते हैं। कहा गया जब कोई किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी सार्वजनिक स्थान से दिखाई देते हुए ऐसी गति रीति से जिसमें दिखाई या सुनाई दे निम्न कोई कार्य करे तो उसे अपराधी माना जाता है, धारा 8 बताती है। ठीक है। आगे कोई शब्द अंग विक्षेप अपने शरीर को जानबूझकर दिखाना ताकि व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए लुभाया जा सके। वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति से याचना करना या छेड़छाड़ करेगा अथवा घुमाता फिराता रहेगा। उपयुक्त अपराध के प्रथम दोष सिद्धि पर 6 माह तक के कारावास और 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों देना होगा। और द्वितीय में कहा गया 1 वर्ष तक का कारावास या 500 रुपए तक जुर्माने से दंडनीय होगा। यदि अपराध करने वाला व्यक्ति पुरुष है तो कारावास न्यूनतम 7 दिन अथवा अधिकतम 3 माह तक हो सकता है। कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा या देख रेख रखते हुए उस व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए प्रलोभित किए जाने देगा या उससे सहायता करेगा वह दशा कहा गया वह सादा या कठिन कारावास से न्यूनतम 7 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडनीय होगा, धारा 9 बताती है।
राज्य सरकार कहा गया, राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपराध के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करेगी, धारा 3 बताती है। कहा गया विशेष पुलिस, तो भाई विशेष पुलिस अधिकारी पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार इस काम के लिए सेवानिवृत्त पुलिस या सेना अधिकारी को नियुक्त कर सकती है, परंतु ये पुलिस निरीक्षक या आपके कहा गया कमीशन अधिकारी से नीचे का नहीं होना चाहिए। किसी क्षेत्र के विशेष पुलिस अधिकारी की सहायता के लिए इतने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी दिए जाएंगे जितने राज्य सरकार उचित समझती है। अधीनस्थ अधिकारी में स्त्री पुलिस अधिकारी भी रहेंगे, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें भी रखा जाता है। पुलिस अधिकारी को सलाह देने के लिए एक अशासकीय सलाहकार निकाय होगी जो 5 सामाजिक कल्याणकर्ता से मिलकर बनेगी, जिसमें जरूरत पड़ने पर स्त्री सामाजिक कल्याणकर्ता भी होगी। ठीक है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय अपराध क्या होगा, आपके संज्ञेय अपराध माना जाएगा, धारा 14 बताती है। वारंट के बिना गिरफ्तार केवल विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा या उसके निर्देश अथवा पूर्व अनुमोदन के अधीन धारा की जाएगी, धारा 15 बताती है। जब कभी विशेष पुलिस अधिकारी या आपके दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने के लिए युक्त आधार हो कि किसी परिसर में अपराध हो रहा है या होने वाला है और वारंट लेने में विलंब हो जाएगा, तो उस परिसर में वारंट के बिना प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा। क्या कर सकते हैं, तलाशी भी ले सकते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई आगे आते हैं। देखें, कहा गया तलाशी करने से पूर्व यथा स्थिति विशेष पुलिस अधिकारी या आपके दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी तलाशी लेने वाले स्थान से 2 या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों जिनमें से कम एक स्त्री होगी को हाजिर होने और तलाशी को साक्षित करने के लिए लिखित आदेश देगा। जब पुलिस से प्राप्त सूचना या प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना के आधार पर मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति में रह रहा है या वेश्यावृत्ति कर रहा है या करवाई जा रही है, तो मजिस्ट्रेट पुलिस को आदेश देगी कि वह वेश्यागृह में प्रवेश कर उस व्यक्ति को वहां से हटाए और मेरे समक्ष पेश करे, धारा 16 बताती है। पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को हटाने के पश्चात तुरंत उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को उसके माता पिता, संरक्षक या पति को सौंपने के पूर्व उसके आपके असलीपन के बारे में किसी मान्यता या प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा अन्वेषण कराकर अपना समाधान कर सकेगा। मजिस्ट्रेट को जब पुलिस से या आपके अन्यथा यह सूचना मिल जाती है कि किसी सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर की दूरी के अंदर किसी घर, कमरे या स्थान में या उसकी किसी भी व्यक्ति द्वारा वेश्यागृह चलाया जा रहा है अथवा वेश्याओं द्वारा व्यापार चलाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे घरों के स्वामी, अभिकर्ता कहा गया भार साधक व्यक्ति को सूचना देगा। धारा नंबर 18 क्या दे, सूचना की प्राप्ति के 7 दिन के अंदर कारण बताने के लिए कहेगा, क्यों ना उसके अनुचित उपयोग के कारण घर को कुर्क कर दिया जाएगा। कागज संबंधित व्यक्तियों को सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाने पर कि उस घर, कमरे या उसके किसी भाग का प्रयोग वेश्यागृह चलाने के लिए किया जा रहा है, तब मजिस्ट्रेट आदेश करेगा कि आदेश से 7 दिन के अंदर उस घर, कमरे या उसकी किसी भाग के अधिभोगी को कहा गया बेदखल कर दिया जाए। क्या कर दिया, बेदखल कर दिया जाए। जब मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिलती है कि उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर किसी स्थान में रहने वाला या प्रायः जाने वाला कोई व्यक्ति वेश्या है, जब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को सूचना भेजेगा कि वह मेरे समक्ष हाजिर हो, यह बात धारा नंबर 20 में बताई जाएगी। सूचना में यह बात लिखित रहेगी कि वह अपने आप हट जाए, नहीं तो उसे क्यों ना पुनः प्रवेश से रोका जाए। ठीक है, सुनवाई के बाद दोषी पाने पर 7 दिन में वहां से हटने का आदेश भी आ जाएगा। आगे, आदेश का अनुपालन न करने पर 200 रुपए जुर्माने से दंडित होगा। अपराध लगातार जारी रहने की दशा में प्रथम दिन के पश्चात प्रत्येक दिन 20 रुपए के अतिरिक्त दंड से दंडनीय होगा। राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन जितने कागज संरक्षा गृह और आपके सुधार संस्थाएं आवश्यक समझती है, कागज स्व विवेकानुसार स्थापित कर सकेगी, धारा 21 बताती है।
इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण निम्न आपके दंडाधिकारी करेंगे, जैसे महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 22 के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर ना। और भाई उस राज्य सरकार को यह समाधान हो जाता है कि किसी जिला या महानगर क्षेत्र में अपराधों के शीघ्र विचारण के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय की आवश्यकता है, तब तब राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात उस जिला या महानगर क्षेत्र में यथास्थिति प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के ठीक है, महानगर मजिस्ट्रेटों के एक या अधिक न्यायालयों की स्थापना कर सकेगी। धारा नंबर 22 का के अंतर्गत ये बात बताई गई है। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए तो आगे आते हैं कि आगे यही केंद्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि एक से अधिक राज्यों में किए गए अपराध के शीघ्र विचारण के लिए विशेष न्यायालय की आवश्यकता है, तब वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों या महानगर मजिस्ट्रेटों का एक या अधिक न्यायालय स्थापित कर सकेगी। इंपॉर्टेंट लाइन है। राज्य सरकार आवश्यक समझे तो संक्षिप्त विचारण करा सकती है। संक्षिप्त विचारण में दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार दंड 3 मास तक या 3 माह तक ही होता है, परंतु इस अधिनियम के अनुसार संक्षिप्त विचारण में 1 वर्ष तक हो सकता है। ये धारा नंबर आपकी 22 की खा या 22 की खा बता रही है। अनैतिक व्यवहार निवारण अधिनियम बनाने का उद्देश्य वेश्यावृत्ति को समाप्त करना है। क्या वेश्यावृत्ति को समाप्त? तत्काल 3 तलाक से संबंधित प्रावधान है ना। 30 जुलाई 2019 को राज्यसभा द्वारा मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पारित कर दिया गया। राज्यसभा में इस विधेयक के पक्ष में 99 जबकि विपक्ष में 84 मत पड़े। इससे पूर्व 25 जुलाई 2019 को यह लोकसभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया था। लोकसभा में इसके पक्ष में 303 मत तथा विपक्ष में 82 मत पड़े थे। इससे पूर्व 21 जून 2019 को लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को पेश किया गया था। यह विधेयक फरवरी 2019 में आपके प्रख्यापित अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा। ध्यानतव्य है कि फरवरी 2019 में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण द्वितीय अध्यादेश 2019 आपके प्रख्यापित किया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पूर्व 19 सितंबर 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तत्काल 3 तलाक को दंडनीय अपराध घोषित करने वाले एक अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। 31 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति की सहमत प्राप्त होने के पश्चात यह विधेयक मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के नाम से 19 सितंबर 2018 से प्रवर्तित या लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत 3 तलाक का अपराध केवल तभी संज्ञान में लिया जाएगा जब महिला स्वयं या उसका संबंधी रक्त संबंध शिकायत दर्ज कराता है। इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार तलाक का अभिप्राय तलाक ए विद्युत या तलाक के किसी अन्य समान रूप से है, जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को तलाक जिसे कहा गया पलटा ना जा सके दे सकता है। ठीक है, और भाई बस थोड़ा सा बचा है, 1-2 मिनट की क्लास हो गई ना, बाकी फिर आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा उसकी पत्नी के लिए शब्दों द्वारा, चाहे वे बोले गए हो या लिखित हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो या किसी अन्य रीति में हो, तलाक की उद्घोषणा शून्य या अवैध होगी। पहले पता है क्या था? जैसे आज खाना अच्छा नहीं बना, ठीक है, तो हमने कह दिया तलाक तलाक तलाक, खत्म, तलाक हो गया। अगर हम विदेश में हैं, मान लीजिएगा कि मैं विदेश में हूँ, है ना, और हमारे पति देव कहीं और हैं, ठीक है, और हमने कहा कि मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही है ना, वो किसी और देश में है, हमने कहा छुट्टी नहीं मिल पा रही कि एक दूसरे से मुलाकात हो सके, तो तलाक तलाक तलाक, उसने वहां दूसरी रख ली, भाई साहब, बात खत्म, है ना, आओ या भाड़ में जाओ। ठीक है, तो क्या अब वो नहीं होगा भाई, सामने आओ, समझ बात करो। ये फोन में या इलेक्ट्रॉनिक व्हाट्सएप गूगल या फिर आप ईमेल में तलाक तलाक लिख करके नहीं बात होने वाली, बनने वाली है। अब आप समझ आए, हमारे बात रखें अपनी, हमसे तलाक बोले और हम कबूल करें, है ना, कि हाँ यस ओके है, तब तो ठीक है। इस अधिनियम की धारा 7 तत्काल तलाक कहने को संज्ञेय और आपके
समनीय अपराध घोषित कर दिया। भाई तुम तलाक 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 करके और तुम दूसरे से विवाह कर लिए, है ना। कुछ लोग ऐसे होते थे, तलाक 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 बोले, उधर विवाह के लिए दूसरी पहले से खड़ी है, बस बोलने आते तलाक तलाक, वो एक सामने होका वरमाला और जो भी पहनाना है सब कर लेते थे, है ना। तो अच्छा भी है। इस अधिनियम की धारा 4 के तहत तलाक कहने वाले पुरुष या पति को 3 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान, साथ ही उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अब आता है विविध या मिसलेनियस। कहा गया प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनियम और दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1994 का अर्थ कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने से है। क्यों है भैया? देखो जांचें तो आज भी होते हैं, है ना, जो आपकी प्रेगनेंसी वगैरह जिनकी होती है वो जांचें होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता है कि आपके जो पेट में पल रहा है वो बेटा है या बेटी है। क्योंकि अगर पता उनको होता है कि इनका बेटा है कि बेटी है, लेकिन हमको या तुमको जानना और बताना दोनों अपराध है। तो जैसे पता चल, पहले लोग पैसे वैसे दे करके पता कर लेते थे बिटिया है कि बेटवा है, बिटिया है तो दवाई खवा दो, इंजेक्शन लगवा दो, ये करा दो वो करा दो ना। तो कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने से आता है प्रसव पूर्व निदान तकनीकी। कब आता है? 1994 में। कहा गया अब आपके पूर्व में गर्भाधान और प्रसव पूर्व नैदानिक नैदानिक तकनीक लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 को कन्या भ्रूण हत्या के अपराध से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया। आज की दशा भी देख रहे हो आप, वही है देश की, है ना। अगर बिटिया हो गई है, अभी हमारे गांव की कहानी, दो पहली बिटिया हुई, बच्चा पहला बिटिया हो, दूसरा बच्चा भी बेबी मतलब बेबी गर्ल हुई, तो उसको घर वालों ने भगा दिया, ससुराल वालों ने, है ना। तो बड़ी दयनीय स्थिति है। ऐसा नहीं कि अभी कुछ बदला है, बदल रहा है, लेकिन जितना आप सोच रहे हो उतना तो बिल्कुल नहीं बदला है, ठीक है ना। चीजें बदल रही हैं, ये सही है, लेकिन जितना आप सोच रहे, गांव चले जाओ ना, वही चमरप्पन, वही कटुआ मार, वही भ्रूण हत्या, वही कन्या भ्रूण हत्या। अब 5-6 बिटिया हो गई, अगर 7वीं बेटी हो गई अब, क्योंकि पता तो चल नहीं पाता है, जांच वगैरह में बताते ही नहीं, अपराध है क्योंकि, तो 5वीं और 6ठी नहीं हो पाती, 6 दिन के अंदर वो निपट जाती है। या तो उसको मार दिया जाता है, या उसको खाने पीने की, या उसको गला दबा दिया, कुछ भी, या फिर कहीं फेंक आते हैं। तो भैया अगर क्षमता ना हो तुम्हारे अंदर रखने की, तो वो आप अपनी क्रिया को ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। है ना, आप हत्यारे बनते जा रहे हो, आपको ये पता नहीं है, आप तो लगे कह रहे हो नन्ही सी जान है। आप चाहे उसका कन्या भ्रूण हत्या करें या उसको आने के बाद हत्या करें, वो है आखिर हत्या ही। तो प्लीज रिक्वेस्ट है छोटी सी, केवल या ना सोचिए एक कन्या है, उनमें एक देवी का रूप भी है, वो चांद तक भी जा सकती हैं। जो काम बेटा नहीं कर सकता वो काम हो सकता है बेटी आपकी करके दिखा जाए, ठीक है। आशाएं केवल आप बेटा पाने की जो ललत होती ना, कि हमारी अर्थी उठाएगा कौन, हमारी अर्थी के लिए एक तो बेटा चाहिए, किसके लिए? अर्थी उठाने के लिए। तो भैया वो अर्थी कोनो दूसरे का लड़का भी उठा देगा तो तुम कोनो स्वर्ग जाओगे, नरक नहीं पहुंच जाओगे, या नरक जाओगे स्वर्ग नहीं पहुंच जाओगे, है ना। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अपनी जिनकी जिनकी बेटियां हैं उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जो लोग क्लास माता पिता के साथ बैठकर देख रहे हैं, अगर कहीं पर भी मन में तनी कैसा भी तुम्हारे भ्रम पैदा हो रहा है बिटिया पढ़ाई की ना पढ़ाई, तो प्लीज आज इस दिल को आप एकदम प्रौढ़ता के साथ आगे बढ़े और कहें कि आज से मैं सीना ठोक के कहता हूं या कहती हूं कि मैं अपनी बेटी को आगे पढ़ाऊंगा, और आईएएस, आईएफएस, आईपीएस या आप यूपीएसआई जैसे एग्जामों में इन्हें देख सकते हैं, है ना। कोई पेट से सीख कर नहीं आ रहा, करना यहीं पर है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है छोटी सी, है ना, आप सभी लोग अपने अपनी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, ठीक है। बेटा को तो सभी बढ़ाते हैं, ये भी बढ़ा रहे हैं, वो भी, आप बेटियों को बढ़ाएं, ठीक है ना, बेटियों को बढ़ाएं। और हाँ, कभी कभार ऐसा नहीं कि हर एक बेटा गलत है या हर एक बेटी गलत है, कुछ जगह बेटियां गलत हैं तो बेटे भी सही हैं, कुछ जगह बेटे गलत है तो बेटियां भी सही हैं, ठीक है। तो अब कंट्रोल करने, अच्छा क्यों कहा जाता है 10 बजे रात बाहर मत जाना? क्या हमको किसी बेटी से दिक्कत है, या किसी की माँ से दिक्कत है, या किसी की बहन से दिक्कत है? हमारे ही माता पिता, मतलब हमारे ही पिता, हमारे ही भाई, हमारे ही पति, है ना, जो भी है, जिनके पति हैं, तो वो कहेंगे 10 बजे रात में बाहर क्यों जाती हो? क्योंकि उनको अपनी स्थिति बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग कौनीतन छिछोरेपन करी थे बाहर, है ना। तो आज
वो तो किसी और के साथ कर रहे हैं, तो हमारे साथ अगर हमारे भाई किसी और के साथ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात हमारे साथ किसी और के भाई करेंगे। तो चाहे बहन हो चाहे बेटी हो, है ना, आप उन्हें सुरक्षित, अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है तो उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाए, आश्वासन दिलाए कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर हम हैं तो फिर क्या गम है। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत ऐसी महिला जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेती है, वह बच्चे को उसे सौंपे जाने की तारीख से 12 सप्ताह की अवधि के लिए मातृत्व लाभ की हकदार होगी। 12 सप्ताह बोले तो एक सप्ताह में 4 सप्ताह, एक महीने में, सॉरी, एक महीने में 4 सप्ताह मिनिमम होते हैं, है ना। तो 12 सप्ताह मतलब 3 महीना, लगभग कितना, 3 महीना। तो ऐसी महिला जो 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से, अब मान लो किसी को बच्चे नहीं हो रहे, बड़ी समस्या आज के समय पर चल रही है ना, घर घर की कहानी है भाई ना, तो गोद ले रही है, किसी से गोद ले रही है कि भाई एक ठो हमको दे दीजिएगा, आपके हो रहे हैं आप 2 कर लीजिएगा, एक हमें दे दीजिएगा। तो गोद लेती है तो वह बच्चे को उसे सौंपे जाने की तारीख से 12 सप्ताह की अवधि के लिए मातृत्व लाभ, मान लो सरकारी नौकरी पर है तो मातृत्व लाभ ले सकती, कितने महीने का, 3 महीने का। ठीक है, अगर आप स्वयं गर्भवती हैं या प्रेगनेंसी है आपकी, तो आप 6 महीने का, कितने महीने का, 6 महीने की लीप या मातृत्व लाभ उठा सकती हैं। आगे आते हैं। क्या गया, महिलाओं और लड़कियों के लिए अनैतिक कागज तस्करी का दमन अधिनियम 1956 में अधिनियमित किया गया था। 2021 में पूछा गया, ये भी पूछा गया था। अब आपके बालक संरक्षण विधिक प्रावधान जो है ये आपके हम यहाँ से कल शुरू करेंगे और फिर लंबे सफर तक चलने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि एक साथ पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए भी और मेरे लिए, लेकिन टॉपिक आपको झक्कास देंगे, समझाएंगे भी और समझाने का पूरा प्रयत्न भी करेंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई कमी महसूस ना हो पाए कि नहीं मेरे को समझ में नहीं आया है। ठीक है ना, तो अब बढ़िया से अच्छे से पढ़ते रहो, लिखते रहो, आगे बढ़ते रहो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, और जिनको पीडीएफ चाहिए इसकी, तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद वहां पर एक मैसेज पिन है, वहां पर आप हमको फॉलो कर लीजिएगा जा करके इंस्टाग्राम पर, वहां पर मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको पर्सनल पीडीएफ दे दूंगी। लेकिन ग्रुप में भी पीडीएफ भेजना मेरे लिए, अभी आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है कि ऐसा बताया गया है कि आप पीडीएफ नहीं दे सकते हो। ठीक है, याद रखोगे। आओ दो भाई, तो आज की इस क्लास को यहीं तक हम रखेंगे। अपना ध्यान रखना, आप लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक ले